अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको शेर शाह सूरी की लाइफ हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा, उनकी क्या अचीवमेंट्स रहीं और बरसगीर पाक व हिंद के ऊपर उनने क्या क्या नकूश छोड़े। इन्होंने इंडिया पे सिर्फ 5 साल तक हुकूमत की, लेकिन इनके जो नकूश हैं, जो इनकी रिफॉर्म्स हैं, जो इनके कारनामे हैं, वो आज भी जिंदा हैं। इनकी लाइफ हिस्ट्री को हम स्टडी करते हैं। ये मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं कि हुमायूं के बारे में हम लेक्चर दे चुके हैं। हुमायूं को 1540 में बैटल ऑफ कनौज में शेर शाह सूरी ने शिकस्त दी। हुमायूं वहां से पर्शिया चला गया और पीछे इंडिया में शेर शाह सूरी ने सूरी एम्पायर की बुनियाद रखी, जो कि 15 साल तक चल सकी। उसकी वजह ये थी कि जो इसके सक्सेसर थे वो इतने अहल नहीं थे कि सल्तनत को संभाल पाते। फिर हुमायूं की दोबारा वापसी होती है, दोबारा इक़्तिदार को वापस लेता है, इंडिया के तख्त पे बैठता है और फिर सेकंड टाइम उसको इक़्तिदार मिलता है। लेकिन 1556 में जनवरी में हुमायूं की भी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद उनका बेटा अकबर दिल्ली के तख्त पे बैठता है। आज के लेक्चर में हम सूरी एम्पायर के जो फाउंडर हैं शेर शाह सूरी, उनकी लाइफ हिस्ट्री को जानेंगे। ये है एक सूरी एम्पायर का एक खाका कि शेर शाह सूरी ने इसकी बुनियाद रखी, 5 साल तक हुकूमत की। फिर इसके बाद इनके बेटे इस्लाम शाह सूरी ने तख्त संभाला। अगले लेक्चर में हम आपको इस्लाम शाह सूरी के बारे में बताएंगे और कोशिश करेंगे कि सूरी एम्पायर को पूरा का पूरा हम इसी में कवर कर लें, क्योंकि बाकी सूरी एम्पायर के जो बाकी फरमा रवा हैं इतने सिग्निफिकेंट नहीं है और उनके कोई ऐसी कारनामे भी नहीं है कि हम उनको सेपरेट लेक्चर सबके लिए रख सकें। हम कोशिश करेंगे कि उनको एक ही लेक्चर में इस्लाम शाह सूरी के साथ बाकी तमाम सूरी जो फरमा रवा हैं उनको हम कवर कर लेंगे। बैकग्राउंड ये है कि लोधी हुक्मरानों ने इनकरेज किया पश्तून ट्राइब्स को कि आप इंडिया आएँ, सेटल हों। उनको उसके बदले में जागीरें दी, मुलाजमतें दी, उनको प्राइवेट मिलिशिया दी। लेकिन 1526 में, जैसा कि आपको बताया गया कि बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर इब्राहिम लोदी को शिकस्त देता है और मुगल एम्पायर की बुनियाद रख दी जाती है। उसके बाद जो पश्तून थे उन्होंने लोकल कमांडर की सर्विस में चले गए और आहिस्ता आहिस्ता पश्तून्स ने अपना इन्फ्लुएंस हासिल करना शुरू कर दिया। शेर शाह सूरी और इनके जो आबा अजदाद थे ये भी उनमें से एक थे। शेर शाह सूरी पैदा हुए, इनका नाम फरीद खान रखा गया, 1486 में पैदा हुए। इनके बारे में ज़्यादा ऑथेंटिक ख्याल यही है कि इनकी जो ईयर ऑफ बर्थ है 1486 ही है। इनकी डेथ होती है 22 मई 1545 को। ये दिल्ली में फिरोजा के मकाम पे पैदा हुए और जैसा कि मैंने पहले बताया कि इंडिया में सूरी एम्पायर की बुनियाद रखी थी, जिसका कैपिटल सासाराम मौजूदा दौर का बिहार था। इन्होंने रुपया की करेंसी को इंट्रोड्यूस कराया, इंडिया पे रूल किया 5 सालों तक, अनमिट नकूश छोड़े इंडिया में। इनके जो बहुत बड़े मुखालिफ थे हुमायूं, जिनको इन्होंने जंगों में शिकस्त दी थी, उन्होंने इसका टाइटल जो है उस्ताद बादशाह रखा, यानी टीचर ऑफ किंग्स। इतने ये मुतासिर थे शेर शाह सूरी से। शेर शाह सूरी की जो जंगी सलाहियत है उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कमांडर की हैसियत से 7 सालों में 1538 से लेकर 1545 तक इन्होंने कोई भी जंग नहीं हारी, जो कि इनकी फौजी सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। ही वॉज एन एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटर, मिलिट्री कमांडर बुला के थे और इंटेलिजेंट स्ट्रेटेजिस्ट थे, बहुत ज़्यादा होशियार थे।
इनकी अब आते हैं फैमिली बैकग्राउंड की तरफ। सूर ट्राइब से इनका तल्लक था। इनके दादा इब्राहिम खान सूर इनिशियली घोड़ों की तजारत करते थे, लेकिन बाद में वो और उनके बेटे हसन, जो कि शेर शाह सूरी के वालिद हैं, इन्होंने मिलिट्री सर्विस को ज्वाइन किया। अफगानिस्तान से इंडिया में सेटल हुए। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि इन्होंने जमाल खान सारंगखानी के यहाँ मुलाजमत इख्तियार की, जो कि उस वक्त जिसको सिकंदर लोदी ने जौनपुर एरिया का गवर्नर बनाया। मौजूदा दौर का ये उत्तर प्रदेश कहलाता है। इब्राहिम खान सूर के जो वालिद के बेटे थे हसन, उनको जमाल खान सारंगखानी ने जागीर दी ससराम, खवासपुर और टांडा की, और साथ 500 सवार भी दिए। तो इस तरह इनके बाप को भी जागीर मिल गई। हसन की 4 बीवियां थीं, 8 बच्चे थे, 8 बेटे थे। 4 बीवियां थीं, 8 बच्चे थे। और फरीद जो था इनकी पहली बीवी से था, यानी शेर शाह सूरी बाद में शेर शाह सूरी बने, पहले फरीद खान थे, तो पहली बीवी से थे और भाइयों में सबसे बड़े थे। लिहाजा यहाँ पे बहुत ज़्यादा इख्तलाफ भी थे फरीद के अपने भाइयों के साथ और अपने बाप के साथ ओवर दी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जागीर। ये जागीर इनके बाप हसन को जमाल खान सारंगखानी ने अता की थी। तो शेर शाह ने भी ये किया, यानी फरीद खान ने, कि जमाल खान सारंगखानी की सर्विस को ज्वाइन किया और अपनी एजुकेशन और ट्रेनिंग पे फोकस किया। इन्होंने शायरी, लिटरेचर, हिस्ट्री को पढ़ा जौनपुर में जाके। जौनपुर में इनके जो मालिक थे जमाल खान सारंगखानी, वो गवर्नर थे मौजूदा दौर के उत्तर प्रदेश के। अरबी और पर्शियन भी सीखी और जमाल खान सारंगखानी को अपने नॉलेज और हार्ड वर्क से मुतासर किया। इनके बाप का इंतकाल हुआ 1520 में और उसके बाद इन्होंने अपने बाप की जागीर को संभाला। लेकिन जल्द ही वहां से ये जागीर छोड़ के एक और मुगल गवर्नर बिहार खान लोहानी, जो कि बिहार के गवर्नर थे, उनको ज्वाइन किया, जिन्होंने एक दफ़ा शेर के शिकार करने पे इनको शेर खान का भी खिताब दिया और इस तरीके से इनका नाम शेर खान पड़ गया। इन्होंने 1527 में बाबर को ज्वाइन किया। बैटल ऑफ खानवा के बाद बाबर की आर्मी को ज्वाइन कर लिया, लेकिन यहाँ पे भी 1.25 साल तक इन्होंने बाबर की मुगल आर्मी के अंदर सर्विस की। लेकिन कहा जाता है कि बाबर काफ़ी खाइफ हो गए थे इनकी एम्बिशन से, लिहाजा ये खुद ही वहाँ से चले गए और इन्होंने ज्वाइन किया बिहार खान लोहानी को। बिहार खान लोहानी के पास आए तो उन्होंने इनको अपने बेटे का अतालीक यानी टीचर मुकर्रर किया। फिर इसके बाद बिहार खान लोहानी की डेथ हो जाती है और बिहार खान लोहानी के बाद की डेथ के बाद ये वहाँ के बिहार के हाकिम बन जाते हैं। लेकिन जहाँ पे लोहानी जो नोबल थे उनकी साजिशों की वजह से ये वहाँ से भी निकल जाते हैं। अब ये करते ये हैं कि अफगान फोर्सेस को, ट्राइब्स को, सबको यूनाइट करते हैं और एक आर्मी मेंटेन करते हैं। तकरीबन 1.5 लाख कैवलरी घुड़सवार दस्ते, 25,000 पैदल इन्फेंट्री और 3,000 वार एलिफेंट्स की ये एक आर्मी बनाते हैं। और 1533 में ये बंगाल की आर्मी को शिकस्त दे देते हैं। ये वो मौका होता है कि बंगाल की आर्मी को शिकस्त देने के बाद इनके फोर्सेस का मोरल हाई हो जाता है, शेर शाह सूरी हिम्मत पकड़ जाते हैं और ये वो टाइम होता है जब ये समझते हैं कि अब उनके लिए स्काई इज द लिमिट। फिर ये उत्तर प्रदेश में जाके चिनार फोर्ट के किले को ऑक्युपाई करते हैं। वहां पे सरदार ताज खान सारंग का कंट्रोल था, जिसको उनके बेटे ने ही मार दिया। उसके बाद ताज खान की उसके बाद इनकी रिसानी हो जाती है, जो इस किले पे कब्जा कर लेते हैं और ताज खान की बीवी के साथ शादी कर लेते हैं शेर शाह।
اور यहाँ से इनको बहुत ज़्यादा माल दौलत जो है इनके हाथ लगती है। अब जब इनकी फतवाहात की खबरें हुमायूं तक पहुंचती हैं तो हुमायूं आगरा से लखनऊ की तरफ आते हैं ताकि वह अफगान के खिलाफ लड़ सकें। यहाँ पे ये सुल्तान महमूद शाह के साथ हुमायूं का मुकाबला होता है, लेकिन यहाँ पे एक चाल चलते हैं शेर शाह कि ये सुल्तान महमूद शाह की फोर्सेस का साथ छोड़ के साइड पे हो जाते हैं और हुमायूं सुल्तान महमूद शाह की आर्मी को शिकस्त दे देता है। फिर हुमायूं और शेर शाह का मुकाबला होता है बैटल ऑफ चौसा में। बैटल ऑफ चौसा में 1539 में, और 26 जून को शेर शाह की जो फौज है वो हुमायूं की फौज को शिकस्त दे देती है। और यहाँ इस मौके पे आके हुमायूं शाही खिताब फरीदुद्दीन शेर शाह अज़ीम कर लेते हैं। एक साल बाद फिर हुमायूं तैयारी करके इनके मुकाबले में आता है। कन्नौज के मकाम पे लड़ाई होती है 17 मई 1540 को, और ये है वो फैसला कुन जंग जो कि सूरी एम्पायर को इस्टेब्लिश करती है इंडिया में, और यहाँ पे हुमायूं के पहले दौर का खात्मा होता है। और इसमें ये जो कन्नौज का मकाम है ये आगरा के मशरक में 200 किलोमीटर के फासले पे है। यहाँ पे हुमायूं को शिकस्त होती है और हुमायूं यहाँ से जब निकलता है तो ये वापस आता है सिंध के रास्ते से और यहाँ से जाता है पर्शिया। वहाँ से सफाविद रूलर्स की फोर्स लेके दोबारा आता है और दोबारा सूरी जो हुक्मरान होते हैं 1555 में उनको शिकस्त देके ये दोबारा से मुगल सल्तनत को इस्टेब्लिश करता है। तो जब ये यहाँ से जा रहा होता है तो अक्टूबर 1542 में उमरकोट, जो कि अब आजकल के सिंध प्रोविंस का ज़िला है, वहाँ पे अकबर की पैदाइश होती है। तो बैटल ऑफ कन्नौज के बाद तमाम मुगल टेरिटरीज शेरशाह सूरी के कब्जे में आ जाती हैं। हुमायूं पर्शिया भाग जाते हैं और सूरी एम्पायर इस्टेब्लिश हो जाती है। अब सूरी एम्पायर इस्टेब्लिश करने के बाद हम देखते हैं कि शेरशाह सूरी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसी थी। बहुत अच्छी इनकी जो इंतज़ाम था, इंतज़ाम इंतज़ाम इनका बहुत अच्छा था। इनकी कमाल की एडमिनिस्ट्रेशन थी। इन्होंने 5 साल तक हुकूमत की इंडिया पे, और जस्टिस की बहुत ज़्यादा, इंसाफ की बहुत ज़्यादा मिसालें कायम की। इवन मुखालिफिन भी उनकी तारीफ़ किए बगैर ना रह सके। इन्होंने ऐसा अदालती निज़ाम कायम किया, इंसाफ, मेरिट, रूल ऑफ लॉ के ऊपर। और इन्होंने हत्या कि अपने बेटे आदिल खान को भी एक दफ़ा इतनी सख्त सजा दी कि पूरा दरबार कांप उठा था। अनपैरेलल्ड गुड गवर्नेंस, इतनी शानदार गुड गवर्नेंस की मिसाल कायम की और बहुत सारी रिफॉर्म्स ले आए। नई करेंसी निकाली रुपया के नाम से, टंका को रिप्लेस किया, करेंसी की वैल्यू को डिटरमिन किया। इन्होंने जो सिल्वर कॉइन था उसका नाम रुपया रखा, गोल्ड कॉइन का नाम दाम रखा, और कॉपर कॉइन का नाम दाम रखा, और गोल्ड कॉइन को मुहर का नाम दिया। और ये नाम आज तक भी बहुत सारे ममालिक में राइज हैं। इन्होंने अपने इंडिया में क्राइम और अनरेस्ट का खात्मा किया, सख्त सजाएं दी, और जहाँ पे भी क्राइम होता था अगर मुजरिम नहीं पकड़े जाते थे तो जो उस गांव का सरदार होता था वही अकाउंटेबल समझा जाता था और उसी को ही वो सज़ा मिलती थी। इन्होंने जिडी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड को एक्सटेंड किया चिटागंग से काबुल तक अफगानिस्तान में। 2500 किलोमीटर तक का रोड था। एक रोड आगरा से बुरहान जाता है, एक रोड आगरा से राजस्थान जाती है, एक रोड मुल्तान से लाहौर जाती है। ये रोड्स जो हैं वो शेर शाह सूरी ने बनवाई थी। फिर उन्होंने रोड्स के किनारों पे दरख्त लगाए। इन्होंने तकरीबन मुसाफिरों के लिए 1700 सराय तामीर करवाए, 1700 इंच।
جن میں مساجد، کنویں، اسٹاف ہوتا تھا، مسافروں کو پانی اور خوراک فری آف کاسٹ دی جاتے تھے، اور انہوں نے انڈین سب کانٹیننٹ کے پوسٹل سسٹم کو آرگنائز کیا، چھاونیاں بنائیں، وہاں پہ گھڑ سوار دستے تعینات کیے، اور وہاں پہ پوسٹل سسٹم کو بہت اچھا کیا، جو کہ ڈاک پہنچانے کے لیے وہاں پہ ہر ٹائم سٹاف موجود ہوتا تھا۔ دین پناہ سٹی کو انہیں مزید ڈیولپ کیا اور اس کا نام شیر گڑھ رکھا۔ پھر پٹنہ کے ہسٹوریکل سٹی کو انہیں ریوائیو کیا، بہت سارے شاندار قلعے بنائے۔ شیر گڑھ فورٹ جو کہ بہار پروونس میں واقع ہے، ان کا ہی کارنامہ ہے۔ دلی کا پرانا قلعہ جس کی کنسٹرکشن ہمایوں نے سٹارٹ کی تھی، لیکن اس کی جو مزید ایکسپینشن تھی اور ریپیئر شیر شاہ نے کی۔ روہتاس فورٹ جو کہ بینک آف ریور جہلم کے کنارے پہ ہے، اس کو 1542 میں شیر شاہ سوری نے ہی تعمیر کروایا تھا، اور یہ پاکستان کی موسٹ پاپولر ہسٹوریکل سائٹس میں سے ایک ہے، اور یہاں پہ 50,000 افغان رہتے تھے، افغان سولجرز، جو کہ ان علاقوں سے جو شورش کا خطرہ ہوتا تھا اس کو روکنے کے لیے یہ سپاہی وہاں پہ بٹھائے گئے تھے۔ انہوں نے بہت زیادہ زرعی اصلاحات کی۔ دیز ریفارم میڈ دی فارمرز پراسپرس، اور زمین کو ناپنے کے لیے پیمانے بنائے، ریکارڈ کیپنگ کا نظام قائم کیا، لینڈ ریکارڈ کو محفوظ کرنے کا، پریزرو کرنے کا نظام بنایا، اور زمین کی زرخیزی کی بنیاد پہ ٹیکس لگایا جاتا تھا۔ اور یہ جو ریفارمز تھیں یہ اتنی ایفیشینٹ تھیں، اتنی افیکٹو تھیں کہ ان کے بعد ان کے جانشین نے بھی ان ریفارمز کو برقرار رکھا۔ یہ اپنی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے کہ یہ کلنجر فورٹ کو، مدھیہ پردیش کے کلنجر فورٹ کو فتح کرنے کے لیے گئے۔ وہاں پہ جو کلنجر فورٹ کا رولر تھا راجہ کرت سنگھ، ان کے ساتھ جنگ ہوئی، اور ان کی فورسز جو ہیں وہ تقریباً کئی مہینوں تک، 7 مہینے تک محاصرہ ڈال کے بیٹھے رہی۔ پھر آخر میں شیر شاہ سوری نے وہاں پہ شیلنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ شیلنگ کے دوران ہی ایک شیل نے دیوار کے ساتھ ہٹ ہو کے دوبارہ واپس ڈیفلیکٹ ہوا، تو شیر شاہ کو جا لگا، اس سے زخمی ہوئے، اور انہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے یہ 22 مئی 1545 کو یہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ 1545 اس کو پڑھا جائے، یہ غلطی سے 1945 لکھا گیا ہے، اور ان کی جو تدفین ہوئی وہ ساسرام کے ایریا میں ہی ایک ٹوم میں ہوئی تھی، جس کو انہوں نے خود ہی کنسٹرکٹ کیا تھا۔ بعد میں ان کے بیٹے اسلام شاہ سوری نے تخت سنبھالا۔ اگلے لیکچر میں ہم اسلام شاہ سوری کی لائف ہسٹری کا جائزہ لیں گے۔ اس لیکچر کو تیار کرنے کے لیے ویکیپیڈیا، بکس اور ڈفرینٹ یوٹیوب چینل سے ہیلپ لی گئی ہے۔ ہوپ فلی آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔